अमीर ससुराल में आई गरीब कचरे वाली बहू। अर्चना एक गरीब औरत थी जो कि अपनी 5 साल की छोटी बेटी मान्यता के साथ रहती थी। मान्यता, मान्यता बेटा। जी माँ, बोलो। बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, मैं कुछ मदद करूँ माँ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज तेरे पापा इस दुनिया में होते तो वो कभी भी हमें ऐसे काम नहीं करने देते, इसलिए मैं भी तुझसे कोई काम नहीं कराना चाहती हूँ। पर माँ, तुम भी तो सभी के घरों से कचरा उठाती ही हो, तो क्या मैं नहीं उठा सकती? देख बेटा, भले ही मैं एक कचरा उठाने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए तू बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह है। मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी, और हाँ, मेरे पीछे कभी ऐसा करने को सोचना भी मत। जी। अर्चना अपने काम पर निकल गई। वो पूरे मोहल्ले का कचरा उठाती और उससे उसे जो भी पैसे मिलते उसी से वो अपना घर का खर्च चलाती थी। अर्चना के घर से सटा हुआ एक और घर था जिसमें निरंजना नाम की एक औरत अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। ओहो, पूरा डस्टबिन भरा पड़ा है। पता नहीं ये कूड़ा उठाने वाली कब आएगी। तभी वहां अर्चना आई। निरंजना दीदी, लाओ अपना कूड़ेदान ले आओ। अरे आज तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? वो दीदी, आज मेरी बेटी भी मेरे साथ आने की जिद कर रही थी, बस उसे मनाने के चक्कर में ही देर हो गई। अच्छा चलो, तो ये कल का बचा हुआ थोड़ा सा खाना है, इसे भी ले जाना, तुम्हारी बेटी खुश हो जाएगी। शुक्रिया निरंजना दीदी, पर मुझे नहीं चाहिए। अरे पर क्यों? देखो, इसे गलत मत लेना, क्योंकि तुम मुझे दीदी बुलाती हो तो इसलिए मैं ये तुम्हें अपनी बहन समझ कर दे रही हूँ। सच, आपका शुक्रिया। निरंजना एक काफी अमीर औरत थी। उसके पति का काम विदेशों तक था। वैसे वो मन की बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी घमंडी थी। उसका 7 साल का एक बेटा गौरव उसके साथ रहता था और पति राजेश विदेश में काम करता था। इसी तरह से समय बीत गया। अब निरंजना और अर्चना दोनों बूढ़ी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ। ठीक है, आराम से जाना और जरा जल्दी घर आना। गौरव अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के बहाने से घूमने निकल गया। वो गाड़ी में म्यूजिक सुनता और फोन चलाता हुआ जा ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के आगे मान्यता आ गई। मान्यता भी अब जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। गौरव ने अचानक गाड़ी रोकी। तुम ठीक तो हो ना? अब क्यों चिल्ला रही हो? मर गई, मर गई। देखो, मैंने सही टाइम पर ब्रेक लगा दिए थे, तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अब डरो मत। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। मान्यता ने गुस्से से गौरव की तरफ देखा। गाड़ी देखकर चलानी नहीं आती है क्या? ओ मैडम, मैं गाड़ी देखकर ही चला रहा था, तुम ही अचानक से सामने आ गई। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो मिस्टर, मैं अच्छे से जानती हूँ, आप जैसे लोग ही हम जैसे मासूमों के ऊपर की टिकट कटवा देते हो, और आपने भी मेरी ऊपर की टिकट कटवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। देखो, मुझसे बेकार की बातें मत करो। मुझे मेरे कॉलेज जाना है और मुझे जाने दो, और वैसे भी मौसम थोड़ा खराब सा लग रहा है मुझे। गौरव के ऐसा बोलते ही एक जोर की बिजली चमकी, जिसकी आवाज सुनकर मान्यता बहुत डर गई और उसने जोर से गौरव को पकड़ लिया। माफ कीजिएगा, वो मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं। गौरव ने ये बात मान्यता की आंखों में देखते हुए उससे बोला। उसे उससे प्यार हो गया था। अब मैं चलती हूँ। मत जाओ। अब कुछ नहीं। मान्यता अपने घर आ गई और गौरव भी वापस अपनी गाड़ी में बैठकर घूमने निकल गया, लेकिन उसका दिमाग बस मान्यता को ही सोच रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन गौरव ने मौका देखकर मान्यता से अपने प्यार का इजहार कर दिया और उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। गौरव जी, पता नहीं आपकी माँ मुझे अपनाएगी भी या नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो। पर मैं पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, तो क्या हम पहले मेरे घर चले? जरूर। गौरव और मान्यता पहले अर्चना के पास पहुंचे। अर्चना अपनी बेटी की मांग में सिंदूर और एक अमीर घराने के लड़के के हाथों में उसका हाथ देखकर बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया और फिर गौरव अपने घर पहुंचा। ये सब क्या है गौरव? ये कचरा उठाने वाली का हाथ तूने इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? माँ, आप मान्यता के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ये आज से आपकी बहू है और मेरी पत्नी। What? यस। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये बहू है? बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती हूँ। माँ बाप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन मान्यता ही आपकी बहू है। अगर आप मान्यता को अपनाओगी तभी मैं अंदर आऊंगा, वरना मैं मान्यता को लेकर जा रहा हूँ। दैट्स क्लियर।
अब निरंजना मजबूर थी। उसने आधे मन से मान्यता को घर के अंदर बुला लिया, लेकिन अभी भी उसने उसे पूरी तरह से अपने बहू के रूप में स्वीकारा नहीं था। अगली सुबह, ये लो माँ, आपका नाश्ता। माँ देख लड़की, मैं तुझे बता दूं कि मुझे बिना वजह के रिश्ते बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? जी। और मैं खुद अपने लिए नाश्ता ले सकती हूँ, तो तू ज्यादा भली मत बन। वैसे भी इस घर में तेरा ये नाटक 2-4 दिन के लिए ही है। इसके बाद देखना कैसे मेरा बेटा तुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगा और तुझे तेरी सही जगह पहुँचाएगा। माँ जरा जबान को संभाल कर बात कीजिए। अगर हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी। अच्छा, मुझसे जबान संभालने को कहती है और खुद चलाती है। वाह, मैं जबान चला ही कहाँ रही हूँ। अगर मैं अपनी पर आ गई ना माँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कान उसे झेल ही ना पाए। मान्यता ऐसा बोलकर वहां से चली गई। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। निरंजना और मान्यता की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन निरंजना मान्यता को जगाने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। आज तो मैं इस कचरे वाली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आखिर ये खुद को समझती क्या है, अभी बताती हूँ इसे। निरंजना ऐसा बोलती हुई मान्यता के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी कालीन में उसका पांव अटक गया और वो वहीं पर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। अपनी सास की आवाज सुनकर मान्यता घबराकर कमरे से बाहर आई। माँ, आप ठीक तो हो? उठिए, ये कैसे हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मान्यता ने डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। ये डॉक्टर साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। 1 मिनट, समझ गई। माँ, शायद ये आपके पैर में ना मोच आ गई है। मुझे मोच सही करना आता है, आप बस ऐसे ही रहिए। मान्यता ने अपनी सास का पैर पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। निरंजना जोर से चिल्लाई। क्या हुआ? मेरा पैर तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। यही तो है मान्यता का कमाल। निरंजना अब अपनी बहू से बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और उसने अब मान्यता को अपने पूरे दिल से अपना लिया था, जिसकी वजह से मान्यता भी बहुत खुश थी और सब कुछ अब ठीक हो गया था। रामनारायण के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा श्रवण और छोटा बेटा रवि। रामनारायण और सीता ने जिंदगी भर गरीबी झेलकर अपने बच्चों को बड़ा किया था। जहाँ रवि पढ़ सके इसलिए श्रवण अनपढ़ रह गया। श्रवण की शादी गांव की एक सीधी लड़की राधा से हो गई और अब बारी रवि की थी। अरे श्रवण के बापू, हमारा रवि भी अब बड़ा हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। शाम को रवि जब घर लौटा तो नारायण ने कहा, रवि बेटा, तू बड़ा हो चुका है, समय हो चला है कि अब हम तुझे शादी के बंधन में बांध दें। पिताजी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ईशा नाम है उसका। जब मैं शहर में पढ़ाई करने गया था तब वो मुझे मिली थी। रवि ने खुलकर ईशा के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। तभी उसकी माँ सीता कहती है, मगर रवि बेटा, ईशा शहर में रह रही लड़की है, बड़ी बहू तो गांव की थी, इसीलिए उसने सुख दुख भोग कर अब तक इस एक कमरे के ससुराल में ही जिंदगी काट ली। मगर क्या ईशा इस एक कमरे के ससुराल में ढल सकेगी? हाँ माँ, ईशा मुझसे प्यार करती है और वो यहाँ रह लेगी। जज्बात में आकर रवि ने कह तो दिया, मगर क्या सच में ऐसा होने वाला था? कुछ ही दिन में ईशा बहू बनकर ससुराल चली आई। राधा बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का स्वागत कर। जी माँ जी। आओ मेरी प्यारी देवरानी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। ईशा जल्दी से अंदर आ गई और मुंह बनाकर कमरे के कोने में लगे बेड पर बैठकर मन ही मन सोचने लगी। ओह गॉड, मैंने तो सोचा था कि मेरे ससुराल वाले वेल सेटल्ड होंगे, मगर ये सारे भूखे नंगे भिखारी निकले। सारे के सारे इस कंजस्टेड कमरे में कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। थोड़ी देर में रात ढल गई और सभी सो गए, मगर सड़क से गुजर रही गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से आधी रात को ईशा की नींद टूट गई और उसने गुस्से में चिढ़कर रवि को जोर से चिकोटी काटकर उठा दिया। क्या हो गया ईशा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे सारी रात गाड़ियों की चेचे पे चलती रहेगी तो क्या खाक नींद आएगी? तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं इस एक कमरे में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आखिर तुम्हारे गरीब माँ बाप ने जिंदगी भर जो कमाया उससे बस ये एक ही कमरा बना सके। पता नहीं ये एक कमरा भी खरीदा हुआ है या फिर किराए का है। ईशा, ऐसा नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती कि इस एक कमरे की कीमत कितनी है। जानती हो,
इस एक कमरे की कीमत पूरे 25 लाख रुपए है, क्योंकि ये सड़क की महंगी जमीन पर बना है। ये सुनकर लालची ईशा की आंखें चमक उठी और उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, थैंक गॉड, इस कमरे की कीमत 25 लाख तो है। तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी तो दाल रोटी कमाने में ही कट गई, मगर मैं नहीं चाहती कि हमारे होने वाले बच्चे धूल मिट्टी में पले। तो क्यों ना हम इस कमरे को बेचकर शहर में हाई फाई घर ले लें? मगर ईशा, माँ और पिताजी मुझे इस कमरे को भला क्यों बेचने देंगे? बताती हूँ। इसके बाद ईशा रवि के कान में फुसफुसाती है। रवि पूरी तरह ईशा के भड़कावे में आ जाता है और अगली सुबह, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलना। पिताजी, मैं और ईशा यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए अच्छा यह है कि आप इस कमरे का बंटवारा कर दो। बंटवारे की बात सुनकर नारायण और सीता को बड़ा झटका लगा। अरे देख रही हो भाग्यवान, हमारा बेटा इस कमरे का बंटवारा चाहता है। रवि मेरे भाई, तू ये कैसे भूल सकता है? पिताजी और माँ ने सालों तक गरीबी झेलकर पाई पाई जोड़कर इस कमरे की एक एक ईंट खरीदी थी, और तू आज इनका बंटवारा चाहता है? जेठ जी प्लीज ये झूठे मूठे आंसू मत दिखाइए। और रही बात बंटवारे की, तो रवि नहीं, मैं चाहती हूँ बंटवारा। ये सुनकर राधा रोते हुए ईशा से बोलती है, नहीं नहीं देवरानी जी, ऐसा मत करो। इस कमरे का बंटवारा करके इस घर को मत तोड़ो। देखो जेठानी जी, तुमने जितना रोना धोना है रो लो, मगर ये बंटवारा होकर ही रहेगा। ईशा ने जैसे कमरे का बंटवारा करने की ठान ली थी, जिस कारण सीता और नारायण को बड़ा सदमा लगा। अपने सास ससुर की सेवा बाड़ी से बचने के लिए ईशा रवि को लेकर शहर चली गई। इस बीच सीता और राम नारायण दोनों ने एक एक करके आंखें मूंद ली। जैसे ही इसकी भनक लालची ईशा और रवि को पड़ी तो वो अपना हिस्सा लेने गांव लौट आई। भाई भाभी को रोता देखकर रवि झूठे आंसू बहाते हुए बोला, श्रवण भैया, ये क्या हो गया? माँ बाबूजी क्यों चले गए? रवि, तू शहर न जाता तो शायद माँ पिताजी आज जिंदा होते। जेठ जी, ये सब तो बहाना था। जिसे जाना होता है वो तो चला ही जाता है। मगर क्या आपको और जेठानी जी को पता है, ससुर जी ने इस कमरे पर बड़ा कर्जा लिया था। हमारे पास नोटिस आया है, ये देखिए पेपर। ससुर जी के बाद अब आप इस घर के बड़े हैं, इसलिए इस पर आपके दस्तखत चाहिए। अपने माता पिता के जाने के सदमे में श्रवण पूरी तरह डूबा हुआ था, और वो दोनों ही अनपढ़ थे। इस बात का ईशा ने बड़ी चालाकी से पूरा फायदा उठाया और उस कमरे को आखिर में छल कपट से हड़प लिया और उनके सामान के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। चलो चलो जेठानी जी, उठाओ अपनी गरीबों वाली गठरी और निकलो इस कमरे से। देवरानी जी, इस कमरे पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। हम यहाँ से क्यों जाए? क्योंकि अब ये कमरा आपकी देवरानी यानी कि मेरा और मेरे पति का है। आपने और जेठ जी ने पूरे होशो हवास में बंटवारे के तौर पर ये कमरा हमारे नाम कर दिया है। देवर जी, आप भी देवरानी जी के दगाबाजी में शामिल थे। एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे। देखो भैया भाभी, न तो आप दोनों सीताराम हैं और न ही मैं लक्ष्मण, जो बीवी को छोड़कर बनवास काटूं। और रही बात आप दोनों के रहने की, तो पिताजी का खेत आप रख लीजिए। आखिरकार दगाबाजी के उस बंटवारे में जहां एक तरफ ईशा और रवि का लालच पूरा हो गया, वहीं श्रवण और राधा के सिर से छत छिन गई और लाचार होकर वो खेत के छोटे से हिस्से में चले आए। राधा, इस खेत की हालत तो कितनी बंजर बेकार पड़ी है, यहाँ हम कैसे रहेंगे? अजी, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं इस खेत को साफ कर देती हूँ। राधा ने खेत को साफ कर दिया और श्रवण लकड़ी और पुले इकट्ठा करके रहने के लिए फूस का एक घर बना लिया। उस गरीबी में भी राधा और श्रवण ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक रात बड़ा तूफान उठा, जिससे कई घर ढह गए। रवि का घर भी उन्हीं में से एक था। रवि, हमें जल्दी जल्दी घर से निकलना होगा। भूकंप के झटके महसूस करके रवि और ईशा घर से निकलकर भागे, जिसके साथ अचानक से कमरे की सभी ईंट ढह गईं। तभी एक ईंट छिटक कर ईशा के सिर पर आ लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। ईशा, उठो ईशा, आंखें खोलो, ईशा के सिर से खून निकल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। रवि रोते हुए ईशा को गोदी में उठाकर भागता हुआ अपने भैया भाभी के घर पहुंचता है। भाभी, भैया, दरवाजा खोलो। देवर जी, आप और ईशा की ऐसी हालत कैसे हो गई? रवि रोते हुए राधा को सारी बात बताता है, जिसके बाद राधा उन्हें घर में बुलाती है और अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर ईशा के सिर पर बांध देती है
और सभी सारी रात जागते रह जाते हैं। अगली सुबह ईशा को जब होश आता है तो वो खुद को अपनी जेठानी के घर में देखकर हैरान रह जाती है। उठो मत ईशा, तुम्हें आराम की जरूरत है। भगवान का शुक्र है देवरानी जी, तुम्हें होश आ गया है, वरना हमारा दिल तो बैठे ही जा रहा था। ईशा, राधा भाभी ने सारी रात जागकर तुम्हारा ख्याल रखा है। ये सुनकर घमंडी ईशा की आंखों के आगे उसके लुचपन की यादें उभर आई, जिसे सोचकर ईशा की आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए बोली, जेठानी जी मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर आपसे और जेठ जी से धोखे से घर छीन लिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इसीलिए भगवान ने मुझे ये फल भोगने को दिया है। इसीलिए ईंटों का बना वो कमरा ढह गया और वही आपका फूस का कच्चा घर भी एकदम सही सलामत खड़ा है। जो हो गया सो हो गया। सुबह का भटका अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम सभी साथ मिलकर रहेंगे। आखिरकार देवरानी जिठानी के बीच का बंटवारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके बाद श्रवण और रवि साथ मिलकर खूब मेहनत करके दोबारा से उस जमीन पर एक घर बनाकर खुशियों भरा संसार बसाते हैं। आरती जी अपने तीनों बेटों के साथ रहा करती थीं। उनके पास न रहने को अच्छा घर था और न ही खाने पीने का अच्छा सामान। वो सभी बस एक किराए के कमरे में ही गुजारा कर रहे थे। माँ, कपड़े तो धुल गए हैं, लेकिन सूखेंगे कहाँ? आज तो बरसात का मौसम हो रहा है, बाहर भी नहीं सुखा सकते हैं। सुन बहू, तू यहीं कमरे में रस्सी बांध ले और यहीं पर सुखा दे। माँ, एक तो हमारे पास रहने के लिए बस एक ही कमरा है, कपड़े डालने से तो ये भी पूरा भर जाएगा। लेकिन कपड़े सुखाने तो होंगे ही ना। दोनों बहुओं ने अपना दिमाग चलाकर आखिरकार रस्सी से बांध ही दी। उनके पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे, लेकिन बेचारे हालातों के मारे लोग और कर भी क्या सकते थे। आरती जी ने अपनी इतनी बुरी स्थिति में भी अपने दोनों बेटों की शादी की थी और अब दोनों बहुएं, देवर, सास और उनके पति सभी एक ही कमरे में रहते थे। इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। दोनों बहुएं एक कमरे में रहकर भी बहुत खुश थीं, जिसकी वजह से आरती जी को कभी भी ये महसूस ही नहीं होता था कि उन्हें भी एक बड़े घर की जरूरत है। उनकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी कि एक दिन अचानक, ये लीजिए आपका टिफिन। तुम्हारा शुक्रिया पायल। आज काम पर से जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे मायके में हम सभी की दावत है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मदन और लखन दोनों काम पर चले गए। आंचल और पायल भी अपने अपने कामों में लग गईं। माँ, आप आज मेरे मायके की दावत में कौन सी साड़ी पहनोगी? अरे कोई सी भी पहन लूंगी। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर जाना भी है। जी माँ। इसी तरह से शाम हो गई। दोनों बहुएं और आरती तैयार हुए अपने बेटों की राह देख रही थी। बहुत देर हो गई, अब तक तो लखन और मदन जी को आ जाना चाहिए था। सही कहा, वहां जाने में भी तो टाइम लग जाएगा ना। पता नहीं वो दोनों अब तक क्यों नहीं आए। और पता नहीं ये रवि भी कहाँ रह गया है। वो तीनों बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अचानक रवि अंदर आया। अरे तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता नहीं है कि हमें आज भाभी के ससुराल जाना है? रवि कुछ नहीं बोला, वो बस शांत खड़ा हुआ था। उसने आहिस्ता से घर के दरवाजे से पर्दा हटाया तो दरवाजे के बाहर का मंजर देख आरती, पायल और आंचल हैरान रह गईं। वहां पर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई 2 लाशें रखी हुई थी। ये सब क्या है देवर जी? ये लाशें किसकी हैं? भाभी जी, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लखन जी, मदन जी, उठिए, आंखें खोलिए। अरे ये क्या हो गया मेरे लाल? उठ जा, देख तेरी माँ तुझे उठा रही है। जाग जा मेरे बेटे। अचानक ही पूरे परिवार की खिलखिलाती हुई हंसी एक कोहराम में बदल गई। एकदम से दोनों ही बेटों का साया दुनिया से उठ जाना आरती जी के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कुदरत के आगे तो सभी मजबूर थे। इसी तरह से समय बीत गया
और अब लखन और मदन की मौत को पूरे 7 महीने हो चुके थे। बहुमो, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे देवर रवि की भी अब शादी करा ही दूं। जिंदगी मौत की किसी को क्या पता है, कोई नहीं जानता कब किसे मौत ले जाए। पता नहीं मैं भी अब कितने दिन तक जिंदा रहूंगी। ऐसी बातें मत करिए माँ, अभी तो हमने अपने पतियों को खोया है, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे देवर जी की शादी का ख्याल काफी अच्छा है। फिर क्या था, दोनों बहुएं और सास लग गईं एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए। कुछ दिन में आरती को एक रोशनी नाम की लड़की पसंद आई। ये लड़की अच्छी है माँ, ये लड़की तो मेरे माँ के गांव में रहती है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा क्या, तो चलो चलते हैं इसके घर। तीनों सास बहू रोशनी के घर पहुंच गई। लड़की वालों को भी रवि देखते ही पसंद आ गया। वैसे आरती ने कुछ भी नहीं छिपाया था, उसने ये भी सरेआम सभी को बता दिया था कि उनके पास रहने को बस एक ही कमरा है। लेकिन फिर भी लड़की वाले मान गए और रोशनी बहू बनकर आरती के घर आ गई। शादी हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुए थे। ये क्या बात हुई भला? अरे अगर कमरा एक ही है तो क्या नए जोड़े के लिए भी आप इसे खाली नहीं करोगे? मतलब अगर कमरा एक ही है तो कुछ दिन के लिए आप तीनों कहीं और जाकर रह लो ना, जरूरी तो नहीं कि आप लोग भी यहीं रहो। ये नामुमकिन है, कहीं और रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ वैसे भी आप सभी मेरे ही पति की कमाई पर पल रहे हो। अपनी बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रवि बोला, रोशनी ये क्या बदतमीजी है, माँ से इस तरह बात करते हैं क्या? तो मैंने गलत क्या बोला है? देखो मैं अपनी माँ और भाभी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये बात तुम जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लो उतना ही अच्छा होगा, समझी? अरे अब तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग एक बड़ा घर लें, ठीक है बहू? हाँ माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। रवि अपने काम पर चला गया। आरती और उसकी तीनों बहुएं घर में ही थीं। पायल रोशनी के पास नाश्ता लेकर आई। ये लो रोशनी, नाश्ता कर लो, ले जाइए इसे। मैं आपके हाथ से बनी एक भी चीज अपने मुंह में नहीं डालूंगी। क्यों, क्या हुआ? आप दोनों के साए ने तो अपने पति को ही ले लिया, अगर आपके बनाए खाने से मुझे भी कुछ हो गया तो? ये तू अपनी जेठानी से कैसी बातें कर रही है? चुप रह बुढ़िया, तू भी कुछ कम नहीं है। ना जाने मेरे पति पर तुम लोगों ने कौन सा जादू कर रखा है, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात सुनते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हाँ हे भगवान, ये कैसी देवरानी हमारे पल्ले पड़ गई है। रोशनी नाम है मेरा, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, समझी? विधवा जेठानी जी, इतने बड़े बड़े शब्द मत बोल रोशनी। अगर भगवान को बुरा लग गया तो कोई भी अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। चुप कर बुढ़िया, वरना अनहोनी मेरे हाथों से हो जाएगी। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ रवि अंदर आ गया। ये क्या बदतमीजी है रोशनी? आप तो काम पर चले गए थे। हाँ मैं गया नहीं था, मैंने जाने का बस नाटक किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ और भाभीियों से कैसा बर्ताव करती हो। हाँ तो वो देखो रोशनी, मैं एक बात तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी माँ और भाभीियों के साथ घुल मिल कर रहोगी तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, और अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि की बात रोशनी को बिल्कुल तीर की तरह लगी। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए रवि जी, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, प्लीज आप मुझे छोड़ना मत। माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, मेरी माँ और भाभीियों से मांगो। माँ जेठानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता, पर अब तो तुम समझ गई हो ना। कोई बात नहीं बहू, हमने तुझे माफ किया। चलो अब तो तुम्हें सभी माफ कर चुके हैं। रोशनी देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें सभी हालातों में मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहिए, और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हम भी एक बड़ा घर ले लें। तब तक इसी तरह से एडजस्ट कर लो। अब रोशनी सभी के साथ एक ही कमरे में खुशी से रहती थी। रवि भी अपने काम में खूब मेहनत कर रहा था और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।